Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये बेस्ड है क्लास 11th के चैप्टर इक्विलिब्रियम पे। हम शुरू करने लगे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को और फिर हम कंटिन्यू करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम की तरफ। तो अब हम करने वाले हैं सबसे पहले चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ क्लास 11th। चैप्टर पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और जस्ट मेरे वीडियो के नीचे जहां वीडियो प्ले हो रही है आपको उसके नीचे मेरे फोटो के साथ सब्सक्राइब ऑप्शन और बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन यानी कि नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये आपकी स्क्रीन्स पर खुद ब खुद आ जाएगा। मैसेज भी देख लीजिए नेक्स्ट वीडियो आ गई है। ठीक है, अब हम करने लगे हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम पे। उससे पहले मैं आपको कुछ एक डिटेल बता दूं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था अब हम जितने भी चैप्टर्स करने वाले हैं, अभी हमने रिडॉक्स कवर किया था, अब हम इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, तो हम जितने भी चैप्टर करेंगे उनकी डीपीपी होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, है ना। इसका मतलब क्या होता है भी आपको जो भी लेक्चर में पढ़ाया जाएगा उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको एक लिंक के थ्रू, मतलब एक लिंक बना दिया जाएगा, एक पीडीएफ बना दी जाएगी। उस पीडीएफ के अंदर वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने लेक्चर में पढ़ा होगा। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो आपका वो लेक्चर पक्का होता चलेगा। ठीक है, और रही बात उनके सॉल्यूशंस की तो वो आपको पर वीक, मतलब कोशिश ये होती है भी 2 से 3 डीपीपी इकट्ठी करके एक साथ सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो डीपीपी अब मिलेगी कहाँ पर डियर स्टूडेंट्स? उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कहाँ होती है? जहाँ आपकी वीडियो चल रही है जस्ट उसके नीचे आप देखोगे जहाँ पर लिखा होता है भी आप मतलब इस चैप्टर में ये है, मतलब एंड ऑल दैट, और ब्लू कलर का एक लिंक होगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, जस्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, जहाँ वीडियो प्ले हो रही है कैरो होगा उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब हम करने लगे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन अराइज करता है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? हमने 2 चैप्टर्स तो डिवाइड कर ही दिए ना, भी एक केमिकल इक्विलिब्रियम है और एक हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज करता है भी व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, और उससे पहले ये क्वेश्चन राइज करता है भी ये इक्विलिब्रियम है क्या चीज़ जो इसे हमने डिवाइड किया। तो समझते हैं, देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है। पहले हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो देखिए क्या होता है। इक्विलिब्रियम को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलती है। इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपको भी कोई मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इक्विलिब्रियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इस एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम को। अब इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? देखिए, रिएक्टेंट, एक नॉर्मल रिएक्शन अभी तक जो हमने स्टडी किया वो क्या होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अभी तक हम ऐसी तरह की रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं। अब मैंने आपको एक रिएक्शन लिखी भी मेरा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन एक एरो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी आती हुई दिखी। इसका मतलब क्या होता है, समझिए इस चीज़ को। ये चीज़ तो पता है ना, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट वो होता है जब कोई भी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और वो प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में स्प्लिट होता है ना। ठीक है, तो रिएक्शन में हम कहते हैं ये रिएक्टेंट इधर वाली साइड होती है, प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है। अब देखो ये जो साइन होता है, जो हाफ एरो ऐसे आ रही है, पहले ये एरो एक ही थी, इसका मतलब होता है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इस एरो का ये मतलब है। इस एरो का मतलब है भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर प्रोडक्ट को भी हम रिएक्टेंट में वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद हम प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसे 2 एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है?
जो फॉरवर्ड वाली एरो है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली तरफ जा रही होती है, इस रिएक्शन को और इस एरो को बोलते हैं फॉरवर्ड एरो, मतलब जो आगे की तरफ है यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ है, ये होती है फॉरवर्ड एरो और इसे बोला जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आपसे कोई पूछे भी फॉरवर्ड रिएक्शन बताओ तो क्या होगी? भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वो होती है फॉरवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है? भी वापस से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया, वापस से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए तो वो कहलाती है बैकवर्ड रिएक्शन। तो इन दोनों को एक साथ शो करने के लिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे कुछ इस प्रकार से शो करते हैं। ये है इसे करेक्ट मेथड रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो ये होता है इक्विलिब्रियम का साइन। अब आप कहोगे कि मैम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? आपने बोला रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, इधर इक्विलिब्रियम क्या हुआ? तो उसको समझाने के लिए मैं क्या करने लगी हूँ, इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए दो मेथड से इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करके दिखाऊंगी। दो मेथड से, पहला मेथड होता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और दूसरा मेथड होता है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखो हम डालेंगे इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। क्या डालेंगे? इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। मैं आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के टर्म में, मैंने कंसंट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको 3 ग्राफ बना के दिखाने वाली हूँ। ध्यान से देखेंगे। अब मैं आपके सामने 3 ग्राफ प्लॉट करने वाली हूँ। आपको ये बता देती हूँ एक्स एक्सिस पे क्या लिखना होता है, वाई एक्सिस पे क्या। तो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, सबसे तो आप फेमिलियर हो। एक्स एक्सिस पे आप लिखेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तीनों ग्राफ की एक्स एक्सिस पे लिख दीजिए प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये तो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, आप नोटबुक्स में लिखेंगे तो आप क्या करिएगा, पेज जैसे है ना खुला पेज, उसको मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लेना, ठीक है। वर्टिकल मत लिखना, ऐसे लिटा कर कॉपी का जैसे रजिस्टर होता है वैसे लिखना, ठीक है। और स्पेस देना, क्योंकि यहाँ पर मैं भी आपको बहुत चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपने साथ साथ नोट करनी है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आप लिखेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे कंसंट्रेशन, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप वाई एक्सिस पर लिखेंगे कंसंट्रेशन, इधर भी लिखेंगे कंसंट्रेशन और तीसरे वाले पे भी लिखेंगे कंसंट्रेशन। अब देखो, सबसे पहला तरीका, जिस तरीके से मैं अपने क्या करने वाली हूँ, ग्राफ को प्लॉट करने वाली हूँ। एक चीज़ आपको बता देती हूँ, देखो क्या होता है जब ना, अभी आप आगे जाके इक्विलिब्रियम में समझोगे इस चीज़ को। रिएक्टेंट जो होता है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रही हूँ, तो क्या होता है इनिशियली मतलब जब टाइम t 0 था, मतलब अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई। अगर रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो रिएक्टेंट तो प्रेजेंट है, लेकिन उस टाइम पर प्रोडक्ट कितना है? 0। क्यों? क्योंकि अभी रिएक्शन तो शुरू ही नहीं हुई, तो प्रोडक्ट कहाँ से बन जाएगा ना। अगर मैं कहूँ रिएक्शन अभी t टाइम 0 है, रिएक्टेंट x है और प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। समझो इस चीज़ को, कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, देखो अभी तक क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बर्गर बनाना है, बर्गर अभी बना नहीं है, टाइम t 0 है, अभी मैंने शुरू ही नहीं किया, अभी मैंने अपना कुकिंग शुरू ही नहीं करी, तो उस टाइम पर प्रोडक्ट तो नहीं बना, बर्गर तो नहीं बना। तो जो मेरा रिएक्टेंट है, यानी कि मेरे पास जो ब्रेड है और जो मेरे पास मैं कह सकती हूँ भी उसके अंदर का मटेरियल है, सैलेड है, ठीक है, चीज़ है, दीज ऑल थिंग्स, तो मेरे पास अभी रिएक्टेंट पड़ा है, अभी मैंने कुछ बनाया ही नहीं, तो प्रोडक्ट 0 है। सिमिलरली इनिशियली का मतलब होता है जब टाइम t 0 होता है, उस टाइम पर प्रोडक्ट कितना होता है? 0, और रिएक्टेंट कितना होता है? कुछ वैल्यू होती है उसकी x। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे, इसी ग्राफ में मैं इनिशियली, ये 0 पॉइंट होता है, आपको पता है
ये 0 पॉइंट होता है, ये 0 पॉइंट होता है। तो अभी प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना जब टाइम t 0 था, तो प्रोडक्ट यहाँ पर अब लिखेंगे, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट है, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट है। और रिएक्टेंट की कुछ वैल्यू है, देखो हमने वाई एक्सिस पे क्या है कंसंट्रेशन प्लॉट करनी है। कंसंट्रेशन होती है अभी कितनी अमाउंट है, तो प्रोडक्ट तो इस टाइम पर 0 है और एक्स कुछ मतलब जो रिएक्टेंट है वो कुछ है, तो उसको हमने ऐसे प्लॉट कर दिया। सिमिलरली प्रोडक्ट क्या है 0 है और रिएक्टेंट क्या है कुछ है। सिमिलरली प्रोडक्ट क्या है 0 है और रिएक्टेंट क्या है कुछ है। ये क्या है जब टाइम t 0 था तो प्रोडक्ट कुछ है, प्रोडक्ट कितना है 0 है और रिएक्टेंट कितना है कोई वैल्यू है, ठीक है। टाइम t जब 0 होता है तो प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है और रिएक्टेंट कुछ है। इस प्रकार से तीनों में प्लॉट कर दिया। अब एक चीज़ ध्यान से आप समझोगे, ध्यान से समझोगे क्या है, देखो जैसे जैसे अब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कह सकती हूँ मेरे इक्विलिब्रियम का साइन क्या होता है, ऐसे होता है ना, है ना। अब देखो जैसे जैसे रिएक्शन शुरू हुई, एक बात खुद सोच के देखो, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। मतलब जब मैं बर्गर बना रही थी तो मेरा मतलब ब्रेड के अंदर सैलेड चला गया, वो गर्म होने चला गया, तो ब्रेड और सैलेड तो खत्म होने लग जाएंगे ना, और बर्गर बनने लग जाएगा। तो मतलब रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगा। पहले अभी मेरा बर्गर बनाना शुरू नहीं हुआ था, उस टाइम पर मेरा प्रोडक्ट 0 था। अब जैसे जैसे मैंने सामान इकट्ठा करने लगी, बनाने लग गई, तो बर्गर बनने की प्रोसेस बढ़ गई और मेरे रिएक्टेंट कम होते गए, है ना। यानी कि एक रिएक्शन के टाइम पे जब भी क्या होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो इनिशियली तो रिएक्टेंट की कुछ वैल्यू होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है और प्रोडक्ट जैसे कि बनने लग जाता है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होने लग जाती है। अब आप देखो प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, सॉरी प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ क्या होगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। मैं मोटा कर देती हूँ इसको। प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ क्या होएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को, है ना। और जो हमारा रिएक्टेंट है, इसको मैं किसी और कलर से दिखा देती हूँ, हाँ जी। और जो हमारा रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ साथ क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, सॉरी। ठीक है। अब देखो ये हमारी पहली तरह की रिएक्शन है। सेकंड टाइप की रिएक्शन हमारी क्या हो सकती है, सेकंड टाइप की रिएक्शन में देखना जो हमारा प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करेगा। सब में देखो प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा और रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, लेकिन 3 अलग अलग ग्राफ हमने ऑब्जर्व करे। हमने क्या किए, 3 अलग अलग ग्राफ क्या करे, ऑब्जर्व करें, ठीक है। सेकंड हमारा ये ग्राफ है। अब जो हमारा थर्ड ग्राफ डियर स्टूडेंट्स पे प्लॉट करने वाली है उसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है। अब आपने क्या किया है, 3 ग्राफ्स प्लॉट की हैं। तीनों ग्राफ में मैंने क्या आपको शो किया है भी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले 0 थी फिर इंक्रीज हो रही है, पहले 0 थी फिर इंक्रीज हो रही है। और रिएक्टेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन क्या है, डिक्रीज हो रही है। देखिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी कंसंट्रेशन कुछ थी पहले, अब वो डिक्रीज हो रही है, अब वो डिक्रीज हो रही है, अब वो डिक्रीज हो रही है। समझ पा रहे हो इस कंसेप्ट को। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं भी, अब ना मैं क्या करती हूँ, पॉइंट्स प्लॉट करूँगी। ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। आप क्या बोलोगे, ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। ये आप इस पे पॉइंट लगाओगे। पहले इतनी चीज़ समझ आ गई थी, अब आप क्या करने लगे, इस पे पॉइंट लगाने लगे। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बोलूँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ऐसे ही इसमें मैं आपको बोलूँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। पक्का ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको लिख लीजिए फटाफट से। ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट बता दीजिए। अब मैं आपसे पूछूं भी, मुझे किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है,
क्वेश्चन अराइज करता है। मैम आपने तो कहा था हम इक्विलिब्रियम को विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन समझेंगे, लेकिन अब आपने ही क्वेश्चन अराइज कर दिया अभी इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो आइए देखो, वैसे तो मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। इक्विलिब्रियम बेसिकली कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ये होता है जब हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। जब हमारे रिएक्टेंट की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, वो पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इन ग्राफ्स पे तो अभी मैं दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कैसे। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, समझ पा रहे हो। मान लो मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। मैंने यहाँ क्या कर दी, एक टैप लगा दी। टैप में से क्या है, पानी आ रहा है। एक कंटेनर लिया मैंने, खाली कंटेनर लिया और उस पर मैंने ऊपर टैप के नीचे से रख दिया। टैप में से पानी आ रहा है और मैं बोलती हूँ पानी जो है वो नियर अबाउट 0.3 कुछ रेट पर पानी नीचे आ रहा है। 0.3 मोल पर लीटर रेट पे पानी नीचे आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे टैप ऑन करी तो पानी इसके अंदर भरने लग जाएगा, भरने लग जाएगा, भरने लग जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक छोटा सा होल कर दिया। जब मैंने इस पे कंटेनर में छोटा सा होल किया तो देखो ऊपर से पानी तो 0.3 की रेट से बढ़ रहा है और यहाँ से पानी जो है वो 0.1 रेट से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, कम रेट से निकल रहा है और भर ऊपर से ज़्यादा रेट से रहा है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने क्या किया, इस होल को और मोटा कर दिया और बड़ा कर दिया। तो क्या हुआ, ये पानी भी जो है 0.3 रेट से क्या होने लग गया, बाहर आने लग गया। अब पानी जिस रेट से अंदर आ रहा है उसी रेट से पानी बाहर निकल रहा है। समझ पा रहे हो। पहले क्या था, कंटेनर क्लोज था, अभी प्रोडक्ट नहीं बना था, रिएक्शन शुरू हुई थी, तो धीरे धीरे जो है पानी इसके अंदर भरने लग गया। मैंने एक होल बना दिया छोटा सा, पानी बाहर आने लग गया। अब एक टाइम ऐसा आया, अभी मैंने क्या होल बड़ा बना दिया, तो जो दोनों रेट हैं अंदर आने का और बाहर जाने का, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर सेम हो जाए तो वो स्टेट कौन सी आ जाती है, इक्विलिब्रियम। अब ना तो पानी कम होगा ना पानी ज़्यादा होगा। पहले क्या था, पानी आ रहा था, होल बनाया, पानी निकलने लग गया, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। फिर एकदम से मैंने जब इसका रेट ही इक्वल कर दिया तो क्या हुआ, पानी कांस्टेंट लेवल पर हो गया। अब ना तो पानी आगे मतलब बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, उतना का उतना ही है, ठीक है। हाँ डल रहा है लेकिन उतना ही बाहर निकल रहा है, तो पानी का लेवल तो उतने का उतना ही रहेगा ना। मतलब ये स्टेट हमारी इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है जब हमारा जो कंसंट्रेशन मतलब जो होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, वो क्या हो जाए, वो सेम हो जाए, वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, रिमेन कांस्टेंट, सेम नहीं रिमेन कांस्टेंट, वो कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इन ग्राफ्स पे आ जाओ। ए पॉइंट देखो, ए पॉइंट पे क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम है। देखो तो क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, नहीं। मैंने आपको बोला हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तब इक्विलिब्रियम पे होगा जब वो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ वैल्यू है, कांस्टेंट नहीं हुआ, तो ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम नहीं है। समझ रहे हो इस चीज़ को, ए पॉइंट पे इनकी वैल्यू ज़रूर सेम है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। देखो कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी रिएक्शन हो रही है, इसके बाद भी प्रोडक्ट का रेट बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का रेट कम हो रहा है। मतलब ए पॉइंट के आने के बाद वो बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, यानी कि प्रोडक्ट और भी अभी बढ़ेगा और रिएक्टेंट अभी और घटेगा, तो वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। अब ऐसे ही बी को देखो, क्या ये कांस्टेंट वैल्यू, नहीं, क्योंकि वो फर्दर रिएक्शन हो रही है, फर्दर हो रही है, अभी वो कांस्टेंट नहीं हुआ, तो बी पर भी इक्विलिब्रियम नहीं आया, लेकिन सी पर इक्विलिब्रियम आया। क्यों, क्योंकि ये आगे ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही चलती रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू हो गई, बस ये इतनी ही वैल्यू देखो ये। अब यहाँ पर सी पॉइंट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये क्या है, सेम नहीं है लेकिन ये कांस्टेंट है। देखो जब आप इसको ऐसे लेके आओगे तो ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी, इसको ऐसे ज्वाइन करोगे तो यहाँ कंसंट्रेशन की कुछ वैल्यू है, यहाँ कुछ वैल्यू, और वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ किस पॉइंट पर हमें इक्विलिब्रियम अटेन होने को दिख रहा है, सी पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम दिख रहा है, ए और बी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो। तो अभी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी लिखवाऊंगी, लेकिन इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिस पर रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अब सेकंड ग्राफ की तरफ आइए, देखिए ग्राफ नंबर 2 में क्या है, ए हमारा ये है, क्या ए इक्विलिब्रियम पॉइंट है, नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी जो रिएक्टेंट है अभी और वो डिक्रीज होएगा, प्रोडक्ट अभी और इंक्रीज होगा, तो ए पर इक्विलिब्रियम नहीं है। सिमिलरली बी पर भी इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट नहीं हुई, लेकिन सी पर उनकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। अगर आप ग्राफ को और आगे देखते जाओगे ना, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, बस इक्वल हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मतलब यहाँ पर भी क्या है, सी पॉइंट पर हमें इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है, लेकिन ग्राफ थोड़े से डिफरेंट है, ये ध्यान रखना, कहीं ग्राफ को ही भूल जाओ, ठीक है। अब देखो
थर्ड रिएक्शन की तरफ आऊँ, थर्ड ग्राफ की तरफ आऊँ, तो यहाँ ए पॉइंट पर भी क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट नहीं हुई है। और बी पॉइंट पर भी देखूँ तो भी चेंज हो रही है, लेकिन सी पॉइंट पर देखो, सी पॉइंट पर उनकी वैल्यू भी सेम हो गई है, वैल्यू भी सेम हो गई है और इक्विलिब्रियम भी आ गया है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट भी हो गए हैं। लेकिन ग्राफ और 1 और 2 में क्या था, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू अलग है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू अलग है। यहाँ पर उनकी वैल्यू भी सेम हो गई और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी मिल गया उन्हें, क्योंकि वो कांस्टेंट भी हो गए। तो कांस्टेंट होने के साथ साथ वैल्यू भी सेम है इस ग्राफ में, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। समझ पा रहे हो डियर स्टूडेंट्स? सो ये थी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब आपको मैं थ्योरेटिकली इसकी डेफिनेशन नोट करवाती हूँ, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम लिखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होती है, ऐसी स्टेट जब हमारी कोई भी वैल्यू, लाइक अभी कंसंट्रेशन जो थी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, वो कांस्टेंट हो जाए, तो वो पॉइंट और वो स्टेट कहलाती है इक्विलिब्रियम वाली स्टेट। सो डेफिनेशन को अब नोट करेंगे, द स्टेट ऑफ सिस्टम, ऐसी स्टेट सिस्टम की एट विच ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जिसमें जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कलर, मोल्स, इनमें से कोई भी, मतलब इनमें से क्या, कोई भी जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, उनमें से कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, सिस्टम की, अगर वो कांस्टेंट हो जाए तो वो स्टेट कहलाती है इक्विलिब्रियम। देखिए, द स्टेट ऑफ सिस्टम एट विच ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कलर, मोल्स बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। वो कहलाती है इक्विलिब्रियम। तो समझ आ गई ना, प्रीवियस केस में भी यही था, कंसंट्रेशन के साथ हमने ग्राफ बनाया, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाया, तो हमने ये देखा भी जितनी भी है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जिस स्टेट पर वो कांस्टेंट होगी, वो स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगा, और वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, जो कि हमारा सी आया था तीनों ग्राफ में। अब ये तो थी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब हम करने वाले हैं इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ रेट। तो फटाफट से हेडिंग डालेंगे, इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ रेट। क्या हेडिंग डालेंगे, इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ रेट। वन सेकेंड, लेट मी क्लियर इट। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब रेट के टर्म्स में देखो अलग होता है। कंसंट्रेशन के टर्म्स में मैंने आपको एक चीज़ अभी सिखाई थी। मैंने क्या सिखाई थी भी, इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होती है और रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन होती है। लेकिन अब हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ रेट। रेट में ऐसा नहीं होता, रेट में कुछ और फंडा है, मतलब कुछ और तरीका है, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। उससे पहले अपन ने क्या करना है, अपन ने ग्राफ बनाने हैं तीनों, उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ग्राफ बनाइए पहले। हाँ जी, तीनों ग्राफ्स मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिए हैं आपके सामने। मेरे हिसाब से थोड़ा टेढ़ा बना है, बट चलो कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए, है ना। सीधा आप कर लेंगे अपनी नोटबुक्स में। तो मैंने यहाँ 3 ग्राफ्स डियर स्टूडेंट्स प्लॉट किए हैं। फिर से हमें एक्स एक्सिस पर लेना है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या लेना है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, क्या ओवरऑल हमारी रिएक्शन होती है, वो चीज़। और वाई एक्सिस पर हमें लेना है कंसंट्रेशन, सॉरी नहीं, अब ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे मैं अभी गलती करने जा रही थी, वाई एक्सेस पे कंसंट्रेशन लेने वाली थी, उसी प्रकार से आपने ध्यान रखना है भी मैं अब आपसे बोल रही हूँ इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू रेट। तो इस बार हम लेंगे अपनी वाई एक्सिस पर रेट, ना कि कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब हम वाई एक्सिस पर लेने वाले हैं रेट, और एक्स एक्सिस पर हमारा क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट फिर से मेंशन करने हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे। तो ये तो आपको पता ही है। इनिशियली अभी देखो,
अब आप कहोगे मैम रेट के टाइम पे भी तो प्रोडक्ट नहीं बना ना। देखो रेट भी क्या होता है, रेट में भी हमें यही देखना होता है भी अभी प्रोडक्ट तो नहीं बना ना, इनिशियली लेके चल रहे हैं, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट तो जीरो ही होगा ना। सारा कुछ छोड़ दो, कंसेंट्रेशन भी छोड़ दो, रेट भी छोड़ दो, अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो बर्गर कहाँ से बन जाएगा, प्रोडक्ट कहाँ से बन जाएगा। अब एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो बर्गर वाला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, बार बार कहीं आप उसको इसमें ना अप्लाई कर देना, जस्ट वैसे ही आपको समझाने के लिए, कोरिलेट करने के लिए भी आपको याद हो जाए, ठीक है। अब देखो तो मतलब प्रोडक्ट आएगा 0 पे, प्रोडक्ट आएगा 0 पे, प्रोडक्ट आएगा 0 पे, रिएक्टेंट क्या आएगा यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब डियर स्टूडेंट्स समझो समझो, पहले आप ग्राफ्स प्लॉट कर देते। देखो प्रोडक्ट क्या होगा, धीरे धीरे जैसे रिएक्शन शुरू होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी, जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी, जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। इतना क्लियर है। अब रिएक्टेंट की प्लॉट करते हैं, देखें देखो 1 सेकेंड, हाँ जी देखिए रिएक्टेंट की, देखिए थोड़ा मोटा कर रही हूँ इसको, सेम देखो रिएक्टेंट की क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज करने लग जाएगी, रिएक्टेंट की क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज करने लग जाएगी। मैंने आपको 3 केस बताए हैं, है ना, यहाँ पर क्या हो गई, सेम हो गई। तो इस प्रकार से हमारी क्या है, ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिए। अब मैं आपको पूछती हूँ, पहले हम क्या करेंगे, ABC पॉइंट लगाएंगे, ABC पॉइंट लगाते हैं, A पॉइंट, रुक जाओ ये A पॉइंट नहीं है, ठीक है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। हाँ जी, आपने ABC पॉइंट लगा देने हैं, फटाफट से ABC पॉइंट लगा दीजिए डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे पूछती हूँ भी किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। अब ध्यान देना, आप कहोगे भाई C पॉइंट पर है, नहीं ऐसा नहीं है इस बार। वो C पर क्यों था, क्योंकि वो कंसंट्रेशन से रिलेटेड था। कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम ये कहता है कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, वो कंसंट्रेशन की बात थी। अब यहाँ बात रेट की है। रेट के टर्म्स में इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, देखिए रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, अभी बता के हटी हूँ, ये फॉरवर्ड होती है, ये बैकवर्ड रिएक्शन होती है। तो जब रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा वो स्टेट इक्विलिब्रियम होगी। कंसेंट्रेशन की टर्म्स में इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए वो इक्विलिब्रियम है। लेकिन रेट के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, हमारा सेम हो जाए। रेट के रिस्पेक्ट में हम रेट की बात करेंगे, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे। अब समझिए, अब समझिए, अब जो ये वाली अपनी लाइन बनती है ये प्रोडक्ट की बनती है, ये क्या कहना चाहती है, देखो ये क्या कहना चाहती है, ये हमें किसके बारे में, ये हमें बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में बताना चाहती है। भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है और रिएक्टेंट जब देखो सिंपल सी चीज़, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है। सिमिलरली जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में होगा तो प्रोडक्ट की वैल्यू डिक्रीज होगी और रिएक्टेंट की बढ़ेगी। पहले हमने रिएक्शन जो है सीधी चलाई तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है। फिर क्या हुआ, मैं प्रोडक्ट को वापस से जब रिएक्टेंट में करूंगी उस टाइम पर रिएक्टेंट 0 होगा और प्रोडक्ट कुछ होगा, तो प्रोडक्ट धीरे धीरे डिक्रीज होकर कुछ बनेगा, है ना। अब यहाँ देखो रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। रिएक्टेंट डिक्रीज कब होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो ये लाइन है फॉरवर्ड रिएक्शन की और ये लाइन किसकी होगी, जब प्रोडक्ट क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, समझ रहे हो, ये फॉरवर्ड है तो ये क्या है हमारी बैकवर्ड है, ये क्या है हमारी बैकवर्ड की है। सिमिलरली जो रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है कौन सी है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की हमारी लाइन है और ये हमारी किसकी है, बैकवर्ड रिएक्शन की लाइन है।
सिमिलरली ऊपर वाली रेट वाली हमारी जो ये रिएक्टेंट वाली है, ये किसकी है, फॉरवर्ड रिएक्शन की है, और नीचे वाली हमारी किसकी है, बैकवर्ड रिएक्शन की है। अब मेरे को बताओ किस ग्राफ के अंदर रेट जो हमारा फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का इक्वल हो रहा है और किस पॉइंट पर हो रहा है। चलो पहले इस ग्राफ से देखते हैं। ऐसा पॉइंट जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या हो जाए, एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो इस पॉइंट पर ये दोनों इक्वल है, ये और ये इस पॉइंट पर आकर इक्वल हो रहे हैं। दूसरे कलर का लेती हूँ चौक, एक सेकेंड। हाँ जी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की लाइन, ये बैकवर्ड रिएक्शन की लाइन, ये इस पॉइंट पर आकर इक्वल हो रहे हैं। किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। तो यहाँ ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। आगे देखो, आगे वैल्यू क्या हो रही है, ये प्रोडक्ट की बढ़ रही है, इसकी डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट हो गई। यहाँ हमें कांस्टेंट से लेना देना नहीं है, यहाँ हमें लेना देना है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा, और वो हमें यहाँ मिल रहा है ए पॉइंट पर मिल रहा है। लेकिन एक बात बताओ, जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है ना, वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ये इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी से हो जाता है और उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ पर आके इसकी वैल्यू सेम हो रही है, उसके बाद ये फटाफट से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम तो मिलेगा, लेकिन वो इंस्टेंटेनियस इक्विलिब्रियम मिलेगा। कौन सा मिलेगा? इक्विलिब्रियम इंस्टेंटेनियस मिलेगा, जो कि ज़्यादा देर तक नहीं रहता। कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, एक पॉइंट पे इक्वल होती है फिर चेंज हो जाती है। तो यह है इंस्टेंटेनियस इक्विलिब्रियम, जो बहुत जल्दी से मिलता है, अटेन होता है, लेकिन स्टे नहीं करता। ठीक है, तो बी और सी पर तो नहीं है। यहाँ देखते हैं इस केस में, क्या इस केस में इक्विलिब्रियम अटेन होगा? फटाफट से देखो, ए पॉइंट पर ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। कांस्टेंट नहीं, ये कांस्टेंट होता है जब वैल्यू एक, मतलब ये हो जाए, ये कांस्टेंट होता है बी, ये एक वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू होगी, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होगी इसकी। कांस्टेंट नहीं मैं कह रही हूँ जब रेट फॉरवर्ड रिएक्शन की बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल है, तो इस ग्राफ में इक्विलिब्रियम ही नहीं आएगा। इस ग्राफ में क्या है डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम ही नहीं आएगा। अब यहाँ देखो थर्ड वाले ग्राफ में ए पॉइंट पर भी इक्विलिब्रियम नहीं है, वैल्यूज अलग हैं, बी पॉइंट पे भी दोनों की वैल्यू अलग है, लेकिन सी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, और ये लॉन्ग लास्टिंग इक्विलिब्रियम है क्योंकि उसके बाद उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो ये सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल है। तो अब आप क्या लिखोगे? देखो ए ग्राफ में, जो ग्राफ नंबर फर्स्ट था, इसमें ए पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है, जो कुछ सेकंड्स के लिए रहता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है। बी मतलब जो सेकंड ग्राफ है, इसमें हमें कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि इस केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम ही इक्वल नहीं हो पा रही है। और ग्राफ सी के अंदर हमें सी पॉइंट पर मिला। तो देखो, जब इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन आपने देखा था, तो सी पॉइंट तीनों के अंदर ऐसा पॉइंट था जो इक्विलिब्रियम शो कर रहा था। लेकिन अब हमें फर्स्ट ग्राफ में ए पॉइंट और लास्ट ग्राफ में सी पॉइंट, और बी ग्राफ में, सेकंड ग्राफ में कोई भी पॉइंट नहीं देखने को मिल रहा। तो ये क्या है? ये है इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ रेट। इक्विलिब्रियम के आप डेफिनेशन नोट करेंगे, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। इक्विलिब्रियम व्हेन डिफाइंड विद equilibrium when defined with the help of rate of reaction. Equilibrium when defined with the help of rate of reaction, or equilibrium when defined in equilibrium, और करके लिखना है, और equilibrium when defined in terms of rate of reaction, in terms of rate of reaction, मैंने क्या बोला? Equilibrium when defined in terms of rate of reaction is said to be equilibrium point, is said to be equilibrium point or equilibrium state, or equilibrium state when rate of forward reaction, when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. ठीक है, when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. तो ये हमने क्या किया? इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया डियर स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड इन टर्म्स ऑफ रेट। अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप लिखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। उससे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम पे चलने से पहले देखो, अभी तक हमने क्या किया? इक्विलिब्रियम समझा,
और ये केमिकल इक्विलिब्रियम ही समझ रहे हैं, लेकिन हमने बेसिक इक्विलिब्रियम क्या होता है वो समझा। अब हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन विच इक्विलिब्रियम अकर्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन विच इक्विलिब्रियम अकर्स। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच इक्विलिब्रियम अकर्स। तो पहली टाइप हेडिंग है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो बेसिकली ये दो तरह का होता है रिएक्शन, एक होते हैं हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहले यहाँ लिख रही हूँ मैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। कौन से? इरिवर्सिबल रिएक्शन। और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप समझो दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये होती क्या है समझिए। और इक्विलिब्रियम किस में होगा, मैंने क्या हेडिंग डलवाई, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच इक्विलिब्रियम अकर्स। कौन सी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अकर करेगा आपने वो मेंशन करना है। तो देखिए इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जो रिवर्स ना की जा सके, यानी कि जिसके अंदर रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए लेकिन प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो सके। समझ पा रहे हो? इरिवर्सिबल जो रिवर्स ना हो सके, समझ रहे हो ना, हिंदी में करके देखो। इरिवर्सिबल जो रिवर्स ना हो सके, ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो रही है लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगी। और रिवर्सिबल रिएक्शन जो रिवर्स हो सकती है, यानी कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट होती ही होती है, साथ के साथ वो प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है। तो खुद सोच के बताओ इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होती है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा इक्विलिब्रियम स्टडी किया जाता है इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट कुछ भी नहीं बचा एट द एंड, या बच भी गया तो भी वो वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में नहीं आया। लेकिन रिवर्सिबल में क्या हुआ, रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ ही हुआ, प्रोडक्ट भी वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से एक ऐसी स्टेट आई जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हुआ। या फिर मैं कह सकती हूँ एक ऐसी स्टेट आई जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो गई। तो वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल में होता है, इरिवर्सिबल में नहीं होता। पहला पॉइंट आप यही लिखोगे, equilibrium is not studied in this case, is not studied in this case। और इसमें आप लिखोगे equilibrium is studied in case of reversible reaction only, in case of reversible reaction only। सेकेंड, इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस आर सच रिएक्शंस इन विच all the reactants are converted into products, all the reactants are converted into products, irreversible की बात कर रही हूँ, in which all the reactants are converted into products but none of the product get converted into reactant, but none of the product gets converted into reactant। reversible की definition लिखेंगे, the reaction in which reactant gets converted into product, reactants get converted into product and product further gets converted into reactant, product further or get backs converted into reactant। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो AgNO3 प्लस NaCl। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो आएगा AgCl और NaNO3। AgNO3 प्लस NaCl यहाँ से आएगा AgCl प्लस NaNO3। एक चीज़ बता दूँ,
रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन सॉरी, जो वापस से कन्वर्ट नहीं होती, और रिवर्सिबल हमेशा 2 एरो से आपको रिप्रेजेंट देखने को मिलेगी। तो आपकी जो इरिवर्सिबल है वो स्ट्रेट मतलब एरो से, सिंगल एरो से शो होती है, लेकिन वो सिंगल एरो से शो नहीं होती। उसका एग्जाम्पल है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। तो आप PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 भी बना सकते हो, और फिर बैकवर्ड रिएक्शन भी कर सकते हो, PCl3 में Cl2 जोड़ोगे तो PCl5 भी बन जाएगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है बेसिकली, अब आता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है, ये तो हमने समझ लिया। अभी हमारा इक्विलिब्रियम किस रिएक्शन पे होगा, इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब एक देखिए जनरल चीज़ है, ये डिक्टेट करने वाली है। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है, और आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम आयंस वाले मतलब आयंस के अंदर इक्विलिब्रियम देखते हैं इन सॉल्यूशन। तो आयनिक इक्विलिब्रियम हम नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है, जैसे कि हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम अभी हम चैप्टर शुरू कर रखा है, लेक्चर नंबर 1 है। तो अब देखिए एक और चीज़ होती है, इक्विलिब्रियम ही ना 2 तरह की होती है, एक होती है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होती है केमिकल। केमिकल और आयनिक तो होती है, वो एक अलग मतलब स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम है। जैसे ये क्या होता है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी फिजिकल कौन सी होती है और केमिकल कौन सी होती है। फिजिकल वो होती है जिसमें फिजिकल चेंज अकर करता है, और केमिकल वो होती है जिसमें क्या होता है, उसका जो अमाउंट है, उसकी जो अपीयरेंस है, ठीक है, वही चेंज हो जाती है। फिजिकल में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो वो इक्विलिब्रियम होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम वो होगा जिसके अंदर स्टेट का तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पर आती है, भी पूरी के पूरा चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हेडिंग डालेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये सारा कुछ जो हम पढ़ रहे हैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 1 है। अब वीडियो को पॉज करके पहले आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आता है फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें फिजिकल चेंज होता है, द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वाटर सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि आइस है, तो वो इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट होगा तो वाटर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, यानी कि जो लिक्विड वाटर होता है ना। और अगर मैं लिक्विड को गैशियस में कन्वर्ट करूं तो ये भी एक तरह का इक्विलिब्रियम है। कैसे, देखो, सॉलिड को लिक्विड में करूंगी तो लिक्विड को भी सॉलिड में कर सकती हूँ वापस, मतलब फॉरवर्ड भी हो सकती है रिएक्शन, बैकवर्ड भी हो सकती है। इसमें भी फॉरवर्ड भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है। सिमिलरली सॉलिड को गैशियस में करूंगी तो गैशियस को सॉलिड में भी कर सकती हूँ। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैशियस हो रहा है, तो सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, रहा तो वो पानी ही ना, तो वो इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें केमिकल चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये HI है, ये फर्दर I2 और H2 में टूट गया, यानी कि पहले ये एक कंपाउंड था, बाद में ये क्या हुआ, अलग अलग अपने उसमें स्प्लिट हो गया, लाइक H2 I2 में स्प्लिट हो गया, तो यहाँ तो उसका स्ट्रक्चर ही बदल गया ना, यहाँ स्टेट की तो बात नहीं, स्ट्रक्चर ही बदल गया, तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़ देखिए, आपको मैं एक बोलना भूल गई, जो अपनी फिजिकल मतलब जो अपना इक्विलिब्रियम होता है वो 2 एरो से शो होता है, और ये हाफ एरोज होती हैं, ये 2 एरोज होती है। जैसे मैंने अभी इरिवर्सिबल में बताया था सिंगल एरो होती है, तो रिवर्सिबल के अंदर 2 एरोज हैं और दोनों हाफ हैं, फुल नहीं है, ये हाफ एरोज हैं, ठीक है। फॉरवर्ड है तो इस डायरेक्शन में और बैकवर्ड है तो इस डायरेक्शन में, इस प्रकार से। अब स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इन दोनों को पहले नोट कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर दी थी, तो बहुत सिंपल हो जाएगा अब तो। देखिए, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक आती है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट। तो मैंने आपको सबसे पहले चीज़ ये करवाई थी भी ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, और मैंने कहा था जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए तो इक्विलिब्रियम है, और ये मैंने वही पॉइंट को सम अप करके यहाँ लिखा है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट क्या है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू या बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि जब मैंने आपको कहा था भी इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ रेट, तो उस टाइम पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा। ये भी मैंने ग्राफ से आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब आता है थर्ड पॉइंट, जो कि हम आगे जाकर इन डिटेल में भी स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसे नोट जरूर करेंगे। क्या है पॉइंट, आइए देखिए।
अ कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट स्टेट को नहीं चेंज करता, लेकिन रिएक्शन को फास्ट करवाने में ज़रूर हेल्प करता है ताकि रिएक्शन जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो पॉइंट देखिए, अ कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बट कैन कॉज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम टू बी रीच्ड फास्टर, ताकि जल्दी से रिएक्शन हो जाए। तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहीं पर हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है ये सम अप होता है। आज हमने स्टडी किया भी व्हाट इज इक्विलिब्रियम, सबसे बड़ा क्वेश्चन भी। चैप्टर तो 2 डिवाइड कर दिए, लेकिन ये इक्विलिब्रियम क्या है तो हमने पहले उसे देखा विद रिस्पेक्ट टू कंसेंट्रेशन एंड रेट। उसके बाद हमने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने स्टडी किया भी इक्विलिब्रियम किन तरह की रिएक्शन पर होगी, है ना। इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन पर होगी, ये देखा। फिर हमने डियर स्टूडेंट्स ये देखा भी फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और लास्ट में हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। आपको इसकी डीपीपी यानी कि क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड है, इस लेक्चर से रिलेटेड, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, चाहे वो ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा या थ्योरी से रिलेटेड, तो उसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना है, एंड वीडियो को शेयर करना है। प्लस अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।